हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी और हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। तो यदि इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 तब आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, और यदि हिंदी मीडियम की अवेल करना है सो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो और आराम से आप अवेल भी कर सकते हो। और यदि मैं आपको चैनल के बारे में बताऊं तो आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स मिल जाएगा, और वो भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो बस क्या करना है, चैनल पर बने रहना है, जुड़े रहना है, जिसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और आइए फिर आज की क्लास, आज की वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो जल्दी से बेटा लाइक का बटन दबा दो और इस पर्टिकुलर क्लास को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी में जो चैप्टर नंबर 15 है दैट इज डेप्रिसिएशन। बेटा ये जो चैप्टर है आप लोगों का फेवरेट चैप्टर है, मुझे पता है, तो इसका डिटेल ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब इसको क्विक रिवाइज करेंगे। तो आइए पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 15 दैट इज डेप्रिसिएशन का क्विक रिविजन करेंगे। विद इन 15 टू 20 मिनट्स में हम ट्राई करेंगे इसको कवर करने का, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करें। लाइक और शेयर कर दिया है तो चलो आ जाओ बेटा। डेप्रिसिएशन क्या जानते हो इसके बारे में? ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी किसी भी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करती है। तो हर एक फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू को रिड्यूस हो रही है, या ये कह सकते हैं कि जब किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, राइट। तो डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में वो हो जाना, क्या, रिडक्शन हो जाना, वैल्यू में गिरावट आ जाना या वैल्यू का गिर जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो वही यहाँ पर भी लिखा है, एक बार ये देख लो। डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट हैज एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज एंड और विद ए फ्लक्स ऑफ टाइम। तो बेटा जो डेप्रिसिएशन है वो किसी भी फिक्स्ड एसेट की एक ऐसी कॉस्ट है, किसी भी फिक्स्ड एसेट की एक ऐसी कीमत है, ऐसी कीमत जो क्या हो रही है, गिर रही है या एक्सपायर हो रही है, अब जो नहीं रही, ऐसी कीमत जो नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उस एसेट को हमने यूज कर लिया या समय के साथ साथ, फ्लक्स ऑफ टाइम मतलब समय के परिवर्तन से भी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो जब भी एसेट का, किसी भी फिक्स्ड एसेट को आप यूज करोगे या समय के साथ साथ भी देखो, तो उस फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू या जो कॉस्ट में गिरावट हो रही है या जो कॉस्ट उसकी एक्सपायर हो रही है, उस जो कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, है ना। नाउ कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन आर, अब कारण क्या होते हैं, क्यों किसी भी फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन आता है, कारण क्या है? तो देखो यहाँ पे 4 मुख्य कारण लिखे हुए हैं। सबसे पहला है बेटा वेयर एंड टियर। चलो अब ये एग्जांपल से समझाती हूँ। तो आप सभी मोबाइल फोन यूज करते हो भैया, ऐसा कोई है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? मुझे तो नहीं लगता भैया आज के जमाने में ऐसा कोई भी होगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। स्टूडेंट 5th 6th में आए नहीं कि बस मोबाइल फोन है ना, 6th 7th के स्टूडेंट्स के पास भी आजकल मोबाइल फोन है, तो सबके पास है, आपके पास भी हो गई, है ना। तो मोबाइल फोन जब आप लेते हो वो भी एक एसेट की तरह ही है, आपके लिए भी एक प्रॉपर्टी है भैया। आजकल मोबाइल भी आ रहे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के तो फोन आते हैं, तो एक प्रॉपर्टी है वो भी, है कि नहीं। कोई 10-12 हज़ार का मोबाइल तो आजकल कोई पसंद ही नहीं करता रखना। तो वो जो आपका एक एसेट है, यदि मोबाइल है, तो अगर आपने वो खरीदा, आपने उसको 1 साल चलाया, तो अगर मान लो आपने वो मोबाइल 50,000 का खरीदा था, 1 साल बाद चलाया, 1 साल चलाया, उसके बाद यदि आप उसको बेचोगे, सेकेंड हैंड अपने मोबाइल को यदि किसी को बेचोगे, तो क्या 50 का खरीदा हुआ मोबाइल 50 में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा ना, मुश्किल से 20 या 30 हज़ार में बिकेगा वो, है ना। मुश्किल से मुश्किल 30 या 40 हज़ार, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। वाई? क्योंकि आपने उसको यूज करा ना, आपने उस मोबाइल को 1 साल चलाया, गिराया, पटकाया, तोड़ा मरोड़ा, सब करा, है ना। गिरा भी ना जाने कहाँ से गिरा बेचारा, पानी में भी गिरा होगा। तो ये है वियर एंड टियर। तो कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो उसको यूज करते हैं, उससे हम लोग यूज करके अपनी चीज़ों को, मतलब अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो कोई भी है, मतलब आपके बिजनेस में भी
जितने भी एसेट है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो सबको यूज करने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वियर एंड टियर की वजह से डेप्रिसिएशन लग जाता है। दूसरा बेटा फ्लक्स ऑफ टाइम, समय के परिवर्तन से भी, अब जैसे कि मोबाइल फोन जो है वो पहले 1 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। 1 साल पहले जिस तरीके से काम करता था वो बिल्कुल साए साए उसकी स्क्रीन काम करती थी, 1 साल बाद स्क्रीन भी स्लो काम करेगी, हैंग भी होने लगेगा, बैटरी बैकअप भी इतना नहीं बचेगा, तो तमाम दिक्कतें आती हैं। समय के परिवर्तन से एसेट की चीजों में, मतलब एसेट में की वैल्यू में गिरावट आ जाती है। तीसरा बेटा ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हो जाते हैं, और ये मोबाइल फोन में सबसे अच्छा एग्जांपल आईफोन का ही उठा लो आप भाई। 15, आईफोन 15, आईफोन 16 आ गया, फिर आईफोन 17 आ जाएगा, आईफोन 18, 19, 20, तो 1 साल के अंदर अंदर इतने मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं आईफोन के कि 1 साल पहले जो आईफोन 15 इतना वो था, अब जब आईफोन 16 आ गया तो 15 की कोई वैल्यू नहीं बची। ठीक है, तो समय के परिवर्तन के साथ अपडेटेड चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से आउटडेटेड चीजें कोई नहीं पूछता फिर उनको। ठीक है, आगे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब अब जैसे मोबाइल मेरा तो नहीं भाई, ऐसा कभी ना हो, बट किसी का भी मोबाइल यदि देखे, अगर वो गिर गया और गिर के वो ऐसा टूटा कि वो फिर कभी जुड़ ना पाया, है ना, मोबाइल ऐसा गिरा कि गिर के कभी जुड़ ना पाया और फिर वो कोई काम का ही नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंट। मान लो 1 महीने पहले ही मोबाइल खरीदा था, गिर गया, तो भैया फिर क्या ही बचा, टूट गया और ऐसा टूटा कि भैया फिर जुड़ ना पाया, राइट। तो ये एक्सीडेंट की वजह से भी उस मोबाइल की फिर कोई कीमत नहीं बचेगी, भले वो 1 महीने पुराने ही क्यों ना था। क्लियर हुआ, राइट, समझ आ गए क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव। हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं बिजनेस में? कोई भी जो फिक्स्ड एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपको बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस पता करना है ना, तो जो एसेट्स है ना उनको रिटर्न डाउन वैल्यू पे लिखना बहुत आवश्यक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या सॉरी रिटर्न डाउन वैल्यू? तो बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू होती है जिसमें एसेट की कॉस्ट में जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है ना। क्या करना है बेटा, क्या बोला मैंने, रिपीट करो जरा, क्या बोला मैंने? किसी भी एसेट की ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसमें आपको माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन, देन आपको क्या मिलेगी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या मिल जाएगी बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी बिजनेस की करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो हमेशा उसको एसेट को रिटर्न डाउन वैल्यू पे लिखो। और रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैसे लिख पाओगे, जब आप एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से यदि डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, जिससे ही आप सही प्रॉफिट या लॉस को असरटेन कर पाओगे। तो पहला कारण है ये। दूसरा देखो, शो एट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब कोई एसेट यदि आपका, मैं बोलूँ कि हम लोग कॉस्ट में देखें तो ज़्यादा आएगा, पर डेप्रिसिएशन के बाद देखेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू कम आएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो यही तो उसकी रियल वैल्यू है। तो हमेशा एसेट की सही और रियल वैल्यू लिखिए, तभी आपको सही पोजीशन पता लगेगी, है ना। तो डेप्रिसिएशन हटाने के बाद एसेट की वैल्यू लिखिए ताकि आपको करेक्ट पोजीशन पता लग सके। शो द एसेट एट देयर करेक्ट वैल्यू, वही बात आ गई कि सही वैल्यू पर, करेक्ट वैल्यू पर एसेट को लिखा जाए। डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको सही से पता लग जाए। जब भी हम किसी भी मशीन में अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट की यदि हमको कॉस्ट पता करनी है, तो जिस मशीन में वो बना है उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो खर्चा है, वो डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, तभी सही कॉस्ट प्रोडक्शन की पता लगेगी। रिटेन फंड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिप्लेसमेंट, सबसे बहुत बढ़िया रीजन यही है क्योंकि डेप्रिसिएशन से, आपको पता है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे आपका पैसा बाहर नहीं जाता, बिजनेस में ही रहता है। तो ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा और कब काम आएगा, जब आप उस एसेट को बदलने जाओगे ना। तो यही डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आपने इकट्ठा करा है, इसी से आप एसेट को रिप्लेस कर सकते हो। कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस, तो कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं जिनको मेंटेन करना जरूरी है, जिसके लिए डेप्रिसिएशन का चार्ज करना इज कंपलसरी। क्लियर, समझ आ गया? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए बेटा। अब आ जाओ, डेप्रिसिएशन कैन बी रिकॉर्डेड ईदर बाय, दो तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। सबसे पहला तो जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट के ही अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है आपके लिए। तो जब आप एसेट अकाउंट बनाओगे उसी एसेट अकाउंट में ही आप डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो, मतलब एसेट से डेप्रिसिएशन को उसी में माइनस कर दो, पहला। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, क्रेडिट करो डेप्रिसिएशन को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा तरीका है कि आपको डेप्रिसिएशन अगर क्रेडिट करना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से करो। तो दो तरीका है, एक तो क्या फिक्स्ड एसेट अकाउंट के तरीके से, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के तरीके से डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता है। फर्क इतना है कि छोटे छोटे से डिफरेंस है, देख लो यहाँ पे यदि आप बना रहे हो तो यहाँ पे आपको एसेट जो है वो
कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पर एसेट दिखेगा। परंतु यहाँ पे आप जो भी डेप्रिसिएशन है उसको एसेट अकाउंट में नहीं कर रहे हो, प्रोविजन में कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे जो एसेट है वो आपको कॉस्ट में ही दिखेगा और यहाँ पे एसेट आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखेगा। क्लियर? नाउ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज एज एक्सपेंस इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। तो अलग अलग ईयर्स में जो आपने एक ही एसेट पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा दिया वो पूरा इकट्ठा, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। जितना भी उसका पूरा, उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो पूरा आपको एक जगह पे मिलेगा, तो उसको आप कहते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है, अब ये एक तरीके का एक्सपेंस है, तो एज अ एक्सपेंस जो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में, उनको जिस जगह पर एक आप शो करते हैं उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना या उसको कैलकुलेट करने की दो मेथड होती हैं। डेप्रिसिएशन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द फॉलोइंग टू मेथड। देखो मेथड तो बहुत सारी है पर हमारे सिलेबस में दो मेथड्स हैं। क्या क्या? व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज और क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, या तो आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को उस एसेट अकाउंट में ही क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट। तो जो भी एसेट में डेप्रिसिएशन लगाना है डायरेक्टली उस एसेट में ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। दूसरा है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं क्रेडिट करते, बल्कि कहां पे करेंगे, जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वहां पर हम उसको क्रेडिट करेंगे, जहां पर हम इकट्ठा उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो दिखाएंगे। फिक्स एसेट में नहीं लगाएंगे, फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं लगाएंगे। तो फिक्स एसेट अकाउंट में आपको जो भी एसेट के बैलेंस दिखेंगे वो आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेंगे और यहाँ पर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखेंगे यदि आप एसेट अकाउंट में लगाते हो तो। क्लियर हो गया? ये दो तरीके हैं जिनसे हम एसेट्स पर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, या तो एसेट अकाउंट में या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आगे आ जाइए। देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अच्छा हाँ, ये जो था वो हमारे लिए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन था, तो ये तो दो ही होती है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दो ही हैं, लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन बहुत सारी है, पर हमारे सिलेबस में दो ही है। एक होती है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर इसके आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहती है कि हमेशा एक फिक्स्ड रेट पर ही आप डेप्रिसिएशन लगाते हो और वो भी हर साल उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही उतना ही डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब क्या हो गया कहने का कि हर साल फिक्स्ड रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो भी काय पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट पे जो एक फिक्स्ड परसेंटेज है हर साल वही लगेगा। मैंने बोला 5 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000। अब वही 50,000 हर साल लगेगा, हर साल एक ही रेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा और ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। तो एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लो, कैलकुलेट कर लो अमाउंट डेप्रिसिएशन का, हर साल वही लगेगा, तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल और आसान मेथड है। एक बार आप किसी भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, उसको एक बार कैलकुलेट कर लोगे, हर साल फिर वही देना है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल मेथड है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। दूसरा बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये क्या कहती है कि एक बार एक एसेट पे यदि डेप्रिसिएशन लग गया, उसके बाद जो फिर उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगी उस पर फिर से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। सपोज मान के चलो, आ जाओ यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन वाली क्या कह रही है कि यदि कोई एसेट है मान लो 5 लाख का, तो आपको हर साल उस पे 10%, ये फिक्स, अब ये 10% कभी 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स्ड रहेगा 10%, और ये अमाउंट भी रहेगा जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। हर बार एक फिक्स्ड अमाउंट या एक फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एक ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये कितना होगा, 50,000 होगा। अब भाई कितने ईयर चले जाओ, फर्स्ट ईयर में भी उतना ही रहेगा, सेकेंड ईयर भी आप 50,000 ही दोगे डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में भी 50,000 ही दोगे, एंड सो ऑन, हर बार वही रहेगा। तो एक बार कैलकुलेट कर लिया, फुर्सत। अब यदि रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करें तो ये कहता है कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन जाएगा इस पे 10%, ठीक है,
तो इस पे 10% मतलब 50,000। अब उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची एसेट की? एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू तो अगर मैं बोलूँ तो पहले यदि हम देखें तो पहले एसेट की वैल्यू 5 लाख थी, अब उस पर भाई डेप्रिसिएशन लग गया 50,000, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची? 4,50,000 बची। तो अब इस 4,50,000 पे 10% लगाओगे तो फिर सेकेंड ईयर में कितना लगेगा? इसका 10% मतलब 45,000 लगेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी बची? 45,000 हो गया। तो अब ये जो 4.5 लाख का एसेट था इसमें से 45,000 माइनस कर दो, तो अब वैल्यू कितनी बचेगी भाई साहब आपकी? 4,05,000। अब इस पे बेटा 10% लगेगा, तो इस पे 10% मतलब थर्ड ईयर में कितना लगेगा? 40500। अब इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, अब जो वैल्यू लगेगी उस पे डेप्रिसिएशन, फिर 10% लगेगा। ऐसे करते करते आपकी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन इक्वल है, बराबर है, चाहे पहले साल देख लो चाहे 10वें साल देख लो, 50,000 ही रहेगा। परंतु यहाँ देखो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जा रहा है। यही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पर आप हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो एट अ फिक्स्ड परसेंट। एक फिक्स परसेंट है डेप्रिसिएशन का, मैंने कहा 10% है, तो इस 10% पे पहले आप जो उसकी कॉस्ट है उस पर निकालोगे, देन डेप्रिसिएशन जितना आया उसको माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई उस पर फिर डेप्रिसिएशन निकालोगे, फिर जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उस पर एंड सो ऑन। ऐसे करके आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गया सभी को? ये दोनों मेथड्स याद आ गई, रिवाइज हो गई बढ़िया से? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो आप लोग। डन 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 डन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब लास्ट एक और बचा था, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जब भी आप किसी फिक्स्ड एसेट को बेचते हो, सेल करते हो, तो आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है, बेच रहे हो और प्रॉफिट हो रहा है, सो सेल प्रोसीड बुक्स वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो जो भी सेल आपने करी है ना, बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो जिस दिन पर आपने सेल करी है उसको आप क्या कंसिडर करोगे? जो आपकी बुक्स में जो वैल्यू लिखी है उसको आप कंसिडर करोगे। क्लियर? और गेन तो आपको पता ही है, जब भी हम किसी भी फिक्स एसेट को यदि सेल करते हैं तो कई बार गेन और लॉस दोनों पॉसिबल है। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ गया? तो यही आपका डेप्रिसिएशन के चैप्टर में था, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने उनको रिवाइज कर ली बढ़िया तरीके से। दो मेथड्स है, स्ट्रेट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, जहां से रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेट के भी कई बार आ सकते हैं बट ज्यादा चांसेस रिटर्न के ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पूरा चैप्टर बेटा हमारा हो गया। इसके आगे हाँ ये और चीजें देख लो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल प्रोसीड। तो यदि लॉस भी हो रहा है तो जो भी बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर हम उसको कंसिडर करेंगे कि लॉस कितना है। नाउ एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी होता है। देखो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजल? डिस्पोजल मतलब यदि आप अपने किसी एसेट को बेच रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा फोन का दिया था कि यदि मेरे पास फोन है पिछले 3 साल से है, तो यदि मैं उसको बेचना चाह रही हूं तो इसका मतलब मैं उसको डिस्पोज करना चाह रही हूँ, उसको बोलते हैं डिस्पोजल करना, राइट? तो एन अकाउंट टू विच द बैलेंस इन एसेट अकाउंट इज ट्रांसफर। तो जो भी एक एसेट का बैलेंस है उसको जब आप ट्रांसफर करते हो तो उसको बोलते हैं आप डिस्पोजल अकाउंट। ऑल्सो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। तो जब आप किसी भी एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो तो जिस अमाउंट पे आपने उसको सेल करा है, तो वो जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है ना सेल करने पे, उसको आप क्रेडिट करोगे, है ना? एंड द रिजल्टेंट गेन, और या तो गेन होगा सेल करने में या लॉस होगा, है ना? गेन कब होता है? जब आप मान लो 50,000 के एसेट को 60,000 में बेच दो तो 10,000 का गेन है। और लॉस कब होगा? जब 50,000 के एसेट को 40 में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो जो भी है बेटा प्रॉफिट या लॉस उसको भी आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऐसे करके हम होता है कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर अपने किसी एसेट को डिस्पोज करती है, तो उसके लिए वो एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनाएगी जिसमें वो चेक करेगी एसेट को सेल कितने में करा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा अभी तक, और उसमें हमने सेल करते में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये तमाम चीजें हम चेक करते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर एवरीबॉडी? चलो ये हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। नाउ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज डेबिटेड विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यदि आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें आप डेबिट क्या करोगे? जिस कॉस्ट पर आपने उस एसेट को खरीदा था उसको लिखोगे। जैसे कि इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट एट विच इट वाज परचेजेज लेस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट या डिस्पोज ऑफ दैट इज सोल्ड। तो सबसे पहले जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएगा तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे? हमने उस एसेट को जितने में खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर जो वैल्यू आएगी उस पर आपको लिखना है डेबिट साइड ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। समझ आया?
एसेट को जितने वैल्यू पे खरीदा वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस उसमें अब तक जितना डेप्रिसिएशन लग गया वो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी डेबिट साइड पर हम लिखते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, अब इसमें क्रेडिट में हमको क्या लिखना है, डेबिट में क्या लिखना है वो ये लिखना है जो भी बताया। क्रेडिट का देख लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, तो जिस एसेट को आप बेच रहे हो ना उस एसेट पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया वो आप लिखोगे क्रेडिट में। द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट सोल्ड, और जो आपने एसेट बेचा है उस पे आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है उस अमाउंट को आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो डेबिट पे क्या लिखना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उस एसेट की वैल्यू डेबिट में लिखना है। क्रेडिट में क्या लिखना है, दो चीजें, सबसे पहला क्या, उस पे डेप्रिसिएशन कितना है अभी तक, दूसरा क्या लिखना है, जो सेल करने पे आपको रिसीव हुआ है वो आपको क्रेडिट पे लिखना है। क्लियर, राइट। तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। फिर अगली चीज, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टोटल ओवर क्रेडिट साइड। अब यदि आप जब डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे और यदि आपका डेबिट साइड ज्यादा आता है क्रेडिट के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि याद रखो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते टाइम यदि डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है क्रेडिट से, डेबिट बैलेंस यदि ज्यादा है तो क्या होता है, डेबिट मतलब लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यदि डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब आपको एसेट को बेचने में लॉस हो रहा है, और यदि लॉस है तो लॉसेस को तो हमेशा डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाएगा। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि यदि आपके क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको एसेट सेल करने में प्रॉफिट है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी चीज है ये तो बिल्कुल, राइट। तो यदि डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। क्लियर, बस यही चीजें हैं जो इस चैप्टर में आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन, जो हमारा चैप्टर है, जो आप लोगों का फेवरेट है ना। तो ये पूरे चैप्टर का हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया है। हाँ, डिटेल यदि पढ़ना है इस चैप्टर को तो बेटा प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ डिटेल वीडियोस और कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो जरूर से देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है, अगले और भी सेशंस में हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी अवेल कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे हमारे ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाके देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, डिटेल वीडियोस, एवरीथिंग इज देयर। तो जाके सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए बेटा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्सेज हैं, आप अवेल कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो बेटा यहाँ पर हमें फॉलो करके आप अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हैं, तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।